योगेश मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूँ, जो आज हमारे विशेष वक्ता हैं, वो आए और अपनी बात रखें। उसके बाद एक दो हमारे मित्र सामने सब मंच बने। आदरणीय श्री वत्स जी एवं मंच पे पदासीन जो अब इस समय कुर्सी पर नहीं है संगीत, इन सभी को मैं मन से धन्यवाद देता हूं और मेरे विचारों को सुनने के लिए आप लोग अभी तक रुके हुए इस विषय को मद्देनजर मैं आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद। आज का ये जो विषय है, संविधान पर मंडराते खतरे और हमारी भूमिका, ये टाइटल 3 हिस्से में बटा हुआ है। पहला संविधान, दूसरा उस पर मंडराते खतरे और तीसरा उसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हिस्से पर हम चर्चा करते हैं संविधान पर। संविधान जैसा भी है, जो भी है, उसके बारे में कोई भी टिप्पणी अगर की जाएगी तो नेशनल डिसऑनर एक्ट के तहत आपको 6 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया जाए। इसलिए भारतीय संविधान पर कोई भी नकारात्मक टिप्पणी किसी भी सार्वजनिक मंच पर नहीं की जा सकती। ये विधि में व्यवस्था करके हमारी अभिव्यक्ति के अधिकार की हत्या कर दी गई। लेकिन फिर भी जो ऐतिहासिक तथ्य हैं वो इस एक्ट के अंतर्गत एग्जेम्प्टेड। इसलिए मैं कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर अपनी बात रखूंगा, इसके बाद मैं विषय को आगे बढ़ाऊंगा। सबसे पहला विषय मैं ये रखना चाहता हूं कि भारत के संविधान निर्मात्री सभा का जो गठन हुआ वो 9 दिसंबर 1946 को। जैसा कि बताया जाता है कि भारत को तथाकथित आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली, तो उसके 8 महीने पहले जो संविधान निर्मात्री सभा का गठन हुआ और उनके अंदर जिन लोगों का चयन हुआ वो स्पष्ट रूप से ब्रिटिश परस्त थे, अंग्रेजों के दलाल और चमचे थे, और उन्हें भारत के आम नागरिकों द्वारा इस तरह के किसी भी संविधान की रचना करने का कोई भी सर्वसम्मत अधिकार प्राप्त नहीं था जो संविधान आज हमारे ऊपर थोप दिया गया। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि इस संविधान सभा के अंतर्गत जब संविधान का निर्माण होकर संविधान निकल कर आया तो वो तिथि थी 26 नवंबर 1949। इस कार्यकाल में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। अगर इसको देखा जाए तो इसको कैलकुलेट करने पर पता चलता है कि 1082 दिन संविधान निर्मात्री सभा ने कार्य किया और इस संविधान को जो आज मेरे ऊपर लागू है इसका निर्माण किया। इसके अंतर्गत टोटल 12 अधिवेशन हुए, जिसमें 165 बैठकें हुई और 63,96,729 रुपए उस समय की करेंसी के हिसाब से खर्च हुए, जिसको अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये अरबों रुपए हो सकते हैं। इस पूरी के पूरे घटनाक्रम को कहने और बताने के पीछे उद्देश्य क्या है कि उस संविधान निर्मात्री सभा में कितने मक्कार लोग थे जो ये भ्रम पैदा कर रहे थे हम देश के निर्माण के लिए किसी संविधान की संरचना कर रहे हैं। उन मक्कारों का डाटा मैं आपको देता हूं कि इस 1182 दिन में कुल मिलाकर 25,968 घंटे जो होते हैं, इनमें मात्र 166 घंटे इन संविधान निर्मात्री सभा ने कार्य किया। और अगर 166 घंटे को 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से डिवाइड कर दिया जाए तो मात्र 20 दिन, मतलब कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में मात्र 20 दिन भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान निर्मात्री सभा ने कार्य किया और इसके अलावा कोई कार्य नहीं किया। ये एक प्रोपेगेंडा था, ये एक तरीका था ये बताने के लिए कि ब्रिटिश द्वारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारतीय शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसके अंतर्गत जो एक ढांचा दिया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट को,
भारत के ऊपर थोपने के लिए उसमें बस सिर्फ भारत के उन अंग्रेज परस्तों के द्वारा एक मोहर लगवा दी गई कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा ने संविधान का निर्माण किया। इसके अलावा कुछ नहीं। अब इसके बाद और इसकी एनालिसिस करिए तो इसमें जो संविधान निकल कर आया उसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। अगर देखा जाए तो एक अनुच्छेद को अगर आप देखिए 166 घंटे को अगर मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो ये 9,960 मिनट बनते हैं। इन 9,960 मिनट में 395 अनुच्छेदों का गठन हो गया, मतलब एक अनुच्छेद पर चर्चा बस सिर्फ 25 मिनट में। इसलिए अक्सर मेरी सभाओं में लोग मेरे वक्तव्य के दौरान मेरा परिचय पूछते हैं। मन से बता दीजिए। मैं मन से बताता हूं। मेरा नाम योगेश कुमार मिश्रा है। मैं एक अधिवक्ता हूं और संविधान का ही विशेषज्ञ ऐसा लोग मुझे मानते हैं। अब इसके आगे बढ़िए। नहीं, वत्स जी का इशारा होगा तो मैं चला भी जाऊंगा क्योंकि मंच संचालन इन्हीं के हाथ में है। अब इसके मैं डाटा दूंगा, मैं सारे डाटे दूंगा और इसके अलावा मेरे पुराना भी कॉन्स्टिट्यूशन पर जो स्पीच है वो पॉपुलर हुई है, ये आपके सामने आएगी। और इस संविधान निर्मात्री सभा में 296 सदस्य थे, जिनमें हिंदू 160 थे, मुसलमान 80 थे और अन्य धर्म जाति के लोग जिन्हें अल्पसंख्यक के दायरे में किया जाता है उनकी संख्या उस समय भी अल्पसंख्यक थी, मात्र 56। इस कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट पर जो इसका गवर्नमेंट एडिशन है वो 12 वॉल्यूम में है, जो 6,440 पन्नों में है, जिसमें मात्र 90,000 शब्द हैं, इससे ज्यादा नहीं। सोचिए भारत के संविधान की जो संरचना, जो संविधान हमारे ऊपर थोपा गया, इसके बनाने के लिए जिस संविधान निर्मात्री सभा में कहा जाता है बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ, उसके अंदर मात्र जो संचय निकल कर आया वो 90,000 शब्दों का। इससे बड़ा तो रामचरितमानस में भी छोटा अमेरिका का है, बहुत छोटा है। नहीं, संविधान की बात नहीं है यहाँ, संविधान निर्मात्री सभा में जो डिस्कशन हो रहा है उसकी बात हो रही है। और इसमें अगर एनालिसिस 90,000 को 395 से अगर आप बांट कर चलते हैं तो संविधान के एक अनुच्छेद पर मात्र 228 शब्दों की चर्चा हुई है। अब आप समझ लीजिए कि यह संविधान कितना गंभीर है। इस पर जब इस आडंबर को हमारे पूर्वज, हमारे अग्रज, हमारे विचारक श्री भीमराव अंबेडकर जी ने समझा तो उन्होंने 26 सितंबर 1993 में कहा कि यह संविधान एक ऐसा संविधान है जिससे किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जैसा संविधान हम बनाना चाहते थे वैसा संविधान बनाने की हमें आजादी नहीं थी। हमें एक फ्रेमवर्क दिया गया था कि आपको इसके अंदर काम करना है, और मैंने जो संविधान का निर्माण किया है वो उसी फ्रेमवर्क के दायरे में किया है। जो संविधान ना राष्ट्र के हित में है और ना राष्ट्र के नागरिकों के हित में है। इस पर जब दोबारा 15 मार्च 1955 को चौथे संवैधानिक संशोधन के समय माननीय अंबेडकर जी से पुनः प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा, यह संविधान रूपी भवन मैंने देवताओं के लिए बनाया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस भवन में राक्षसों ने कब्जा कर लिया। जनवरी 1950 को भारत के संविधान का अपहरण हो गया था और आज जो चल रहा है ये वो लोग हैं जो भीमराव अंबेडकर के विचारों की अपहरण करके हत्या कर देना चाहते हैं। जब तक ये अपहरण और हत्या का धंधा चलता रहेगा तब तक भारत का लोकतंत्र कभी जीवित नहीं रह सकता। इस पर केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों में से जजों ने जो संविधान पर टिप्पणी की उसमें से 3 जजों की महत्वपूर्ण टिप्पणी मैं आपके सामने रखता हूं, 2 लाइन की है। जस्टिस पोलकर ने कहा कि भारत का संविधान भारत की स्वदेशी उपज नहीं है। जस्टिस बेग ने कहा भारत का संविधान निर्माण सभा में संविधान को लिखने का अधिकार ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा दिया गया था, भारत के नागरिकों के द्वारा कभी नहीं दिया।
तीसरा, जस्टिस मैथ्यू कहते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग की ओर से संबोधित स्वीकार्य वाक्य, जिसने संविधान को स्वीकार करते समय दस्तखत किए, उसमें जिन लोगों ने हस्ताक्षर किए उनमें से 71.5% लोगों के पास ऐसा दस्तखत करने का कोई अधिकार नहीं था जो उन्होंने उस संविधान पर भारत के लोगों की तरफ से दस्तखत किया। और मैं अपने तथ्य की पुष्टि भारत के संविधान के अनुसूची 3 के अंतर्गत दी जाने वाली उन शब्दों से करता हूं जो कि सभी सांसद, सभी विधायक, सभी न्यायाधीश आदि, न्यायमूर्ति आदि देते हैं। उसके अंदर साफ साफ लिखा है, दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज एस्टैब्लिश्ड एज बाय लॉ। यह विधि द्वारा स्थापित संविधान है, भारत के आम नागरिकों द्वारा स्थापित संविधान नहीं है। और इसका स्पष्टीकरण अनुच्छेद 147 से भी होता है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भारतीय संविधान की व्याख्या जब भी की जाएगी तो वह ब्रिटेन के 2 लॉ के दायरे में की जाएगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। कहीं भी यह नहीं लिखा है कि भारतीय संविधान के ऊपर जब भी प्रश्न लगेंगे और उस संविधान की आत्मा की व्याख्या की जाएगी तो भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अंदर होने वाली डिबेट के आधार पर भारत के संविधान की आत्मा को टटोला जाएगा। ऐसा कहीं भी हमारे संविधान में व्यवस्था नहीं दी गई। बहुत सी चीजें हैं। अब दूसरे विषय पर आते हैं, मंडराते खतरे। 2012 में मिस्टर पवन बंसल हुआ करते थे, संसदीय कार्य मंत्री। इन्होंने एक आंकड़ा दिया था कि संसद के चलने का जो खर्च है वो 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट पड़ता है। अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो 1 घंटे के अंदर 1.5 करोड़ रुपए संसद के चलने का खर्चा है और प्रतिदिन ये खर्चा लगभग 12 करोड़ रुपए हो जाता है। अब आप सोचिए कि पिछले 12 वर्षों से यह संसद नहीं चल रही है। इसके बाद भी सभी सांसदों के सारी तनख्वाह, सारे वेतन, सारे भत्ते, सब कुछ हमारे आपके द्वारा दिए जाने वाले टैक्स से उनको समय पर दे दिए जाते हैं। तो जब कोई व्यक्ति कार्य ही नहीं कर रहा है तो उसको वेतन भत्ते का भुगतान क्यों और किस लिए? यही स्थिति कमोवेश विधायिका में, कार्यपालिका में है। आज की डेट में भारत के अंदर कोई भी ऐसा वरिष्ठ अधिकारी नहीं है जिस अधिकारी के विभाग के मुकदमे न्याय के लिए न्यायपालिका में पेंडिंग ना हो। कोई ऐसा नहीं है विभाग। जिस देश के आम नागरिकों को उस देश के अधिकारी अपने कुर्सी के दायित्व के निर्वहन के साथ अपने कर्तव्य का वहन करते हुए न्याय देने में अयोग्य हैं, अक्षम हैं, ऐसे कार्यपालिका के अधिकारियों को उन पदों पर नैतिक रूप से रहने का कोई अधिकार नहीं। यही वजह है कि न्यायपालिका के अंदर वर्कलोड बढ़ा। आज न्यायपालिका के अंदर जितनी भी रिट पिटीशन फाइल होती है, जितनी भी, ये 100% रिट पिटीशन उन नाकारा और मक्कार अधिकारियों के कारण फाइल होती है जो अपनी कुर्सी पर बैठ करके अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करना चाहते या किन्हीं कारणों से नहीं कर रहे। अगर कार्यपालिका सशक्त हो, विधायिका सशक्त हो तो निश्चित रूप से न्यायपालिका का वर्कलोड कम होता है। लेकिन ये जानबूझकर इनको सशक्त नहीं बनने दिया जा रहा। न्यायपालिका को जानबूझकर हमारी कार्यपालिका, हमारी विधायिका अपने अधीन बना के रखना चाहती है। आप देखिए, एक छोटा सा उदाहरण देकर बात खत्म करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट जज, जो जिला जज है, उसकी रिटायरमेंट एज है 60 इयर्स। वही डिस्ट्रिक्ट जज अगर हाईकोर्ट जज हो जाता है तो उसकी कार्य काबिलियत बढ़ जाती है और वो 62 वर्ष तक कोई भी न्याय दे सकता। और वही न्यायाधीश, न्यायमूर्ति अगर न्यायाधिपति बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सिलेक्ट हो जाता है तो वही व्यक्ति जो 62 साल में न्याय देने योग्य नहीं बचता है, इसलिए उसे रिटायर कर दिया जाता है, उसके अंदर सारी काबिलियत रातों रात विकसित होती है और वो सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष की आयु तक न्याय देने के लिए सक्षम हो जाता है। अगर न्यायपालिका को इंडिपेंडेंट बनाना है
तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट एज एक बराबर क्यों नहीं होनी चाहिए? आप क्यों डिस्ट्रिक्ट जज को हाई कोर्ट जज बनने का लॉलीपॉप लटकाकर दिलाते हैं और डिस्ट्रिक्ट जज बेचारा इसलिए हाई कोर्ट जज बनने के लिए तो मिलाता रहता है कि उसे 2 साल और संवैधानिक पद होल्ड करने का मौका मिले, या हाई कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए इसलिए लालायित रहता है कि उसको 3 वर्ष और कुर्सी पर बैठकर न्याय करने का अवसर मिले। मतलब आप न्यायपालिका को खुद कमजोर बनाना चाहते हैं। आज तक न्यायमूर्ति और न्यायाधिपतियों के जो सर्विस रूल्स हैं उस पर कोई भी इंडिपेंडेंट लॉ नहीं बना है। इन लोगों के वेतन भत्ते, सारी सुविधाओं की जो संरचना का निर्धारण होता है वो IAS के सर्विस रूल्स से होता है। देश की आजादी का 50-70 साल बाद भी ये नहीं हो पाया। तो ये संविधान पर मंडराते खतरे हैं। अब तीसरे पहलू पर बात करते हैं कि हमारी भूमिका। हम लोगों ने बहुत अभी हमारे पूर्व विचारकों ने अपने विचार दिए, लेकिन मैं इन विचारों से सहमत नहीं हूं। मेरा एक अलग विचार है। हम लोग सबसे पहले ये निर्धारित करें कि 2019 के चुनाव में हम उसी व्यक्ति को वोट देंगे जो निर्दलीय होगा। किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी प्रतिनिधि को कोई भी मत न दिया जाए, क्योंकि जब राजनीतिक दल के किसी भी प्रतिनिधि को कोई भी मत दिया जाता है तो वह राजनीतिक गिरोह का सदस्य होता है और इस गिरोह में जिसकी संख्या जितनी ज्यादा होती है वो संसद पर उतनी आसानी से कब्जा करे। इसलिए अगर संविधान की रक्षा करनी है, अगर अपने विचारों की, नैतिकता की और राष्ट्र की रक्षा करनी है, तो सबसे पहले हमें यह वचनबद्ध होना होगा कि आगामी चुनावों में हम निर्दलीय व्यक्ति जिसे योग्य समझें बस सिर्फ उसी को मत दें, किसी भी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि को मत दें। धन्यवाद, नमस्कार।